नमस्कार। एक बार फिर समस्त देशवासियों को शुभकामनाओं के साथ और उनकी लंबी उम्र की दीर्घायु को प्रार्थना करते हुए मैं राजेश कुमार जेम्स, अध्यक्ष निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी झारखंड, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बड़ा हादसा जो हमारे पड़ोस में हुआ, दो व्यक्ति जो 50 साल की उम्र के थे, दोनों व्यक्ति ने कोविड का वैक्सीन लगाया और 10 से 12 दिन बाद दोनों व्यक्ति मर गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना पॉजिटिव को जब कोरोना वैक्सीन दिया गया तो मर गए। इस तरह के अनेकों किस्से पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज के लिए, उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं और ज़्यादा लोग मर जाते हैं। आज लाशों का अंबार लगा है, ढेर लगा है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब हमारे पास वैक्सीन नहीं था, लेकिन तब हमारी मरने की दर बहुत कम थी और ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन और हॉस्पिटल में जाकर 13 दिन 14 दिन समय बिताकर और स्वस्थ होकर बिना किसी वैक्सीन के अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन आज वैक्सीन के आने के दौर में जितना तेज़ी से लोग मर रहे हैं, तो लगता है कि या तो वैक्सीन नहीं है या वो जहर है जो लोगों को दिया जा रहा है, या उसके पीछे कोई और साजिश है जिसको समझने में हमें समय लगेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक संसद है जो दिल्ली में है, जिसमें हमेशा लोकसभा चलती है, लेकिन मोदी जी ने फिर भी 971 करोड़ के बजट में एक नई संसद को बनाया जिसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं थी। मोदी जी ने सरदार पटेल की एक मूर्ति बनाई जो कि हमारे बड़े माननीय है, जिसकी कीमत 2068 करोड़ रुपए की थी। सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में तैयार किया गया जो मोदी जी के नाम से ही है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपए थी। और मोदी जी चाहते तो कोई ज़रूरत हमारे को नहीं थी कि स्टेडियम बनाया जाए, कोई ज़रूरत नहीं थी हमें नई संसद बनाने की। अगर वो चाहते तो उन दोनों के बजट में मेरे अपने ख्याल से कई अस्पताल खुल सकते थे और हज़ारों ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते थे। जो आज स्थिति हमारे इस देश की है, ये स्थिति आज नहीं होती। 2020 में कोरोना को बढ़ाया गया, क्यों? क्योंकि शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन गए तब तक लॉकडाउन नहीं किया गया, बीमारी को बढ़ने दिया गया। आज वही स्थिति दोबारा है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी मरते इंसान को छोड़ के और तमाम बीजेपी का जितने बड़े लीडर हैं, मोदी जी हों, योगी जी हों, शाह जी हों, सब बंगाल, सबसे ज़्यादा बंगाल के दौरे पर हैं। रात दिन लोगों को भाषण दे रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं और कोरोना को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोरोना बढ़ नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। ये एक बात समझ में नहीं आती है कि जहाँ भी चुनाव होता है कोरोना वहाँ से भाग जाता है। रैलियाँ होती हैं, सभाएं होती हैं, कोरोना वहाँ नहीं आता है, नज़दीक नहीं आता है। और जहाँ लोग दूरी को मेंटेन करते हैं वहाँ कोरोना पहुँच जाता है। एक सोचने वाली बात है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, उनकी आबादी हमारे हिंदुस्तान के एक राज्य या 2 राज्य से ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग आज से नहीं 50 साल से होती आ रही है।
मास्क का प्रयोग वहाँ पर, क्योंकि सर्दी का मौसम रहता है, आज से नहीं 20 साल से किया जा रहा है। हैंड सैनिटाइज़र, इसका इस्तेमाल वहाँ 50 साल पहले से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ बीमार हैं। ना तो हैंड सैनिटाइज़र उनको बचा पाया, ना मास्क बचा पाया, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग बचा पाया, क्योंकि इस वायरस का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बचपन से हम हाथ धोते आ रहे हैं, हर आदमी धोता है, और साबुन से दिन में एक बार नहीं कई बार हाथ धोता है। उसका कोरोना से क्या लेना देना है? एक बिजनेस बनाया गया कोरोना के नाम से, मास्क बेचे गए 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, N95 मंगाए गए बाहर से, और बाद में बोल दिया गया कि N95 से भी कोरोना नहीं रुकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशों में लोग मास्क लगाते हैं, अगर उसे भारतीय कीमत में हम ना आंकें तो एक एक मास्क 1000 से 2-2 हज़ार के बीच की कीमत का है, लेकिन उसके बाद भी वो कोरोना को नहीं रोक पा रहा है। और यहाँ पर आप 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का मास्क जो बना के देते हैं, और आप चाहते हैं कि उससे कोरोना रुक जाए। 2020 में कोरोना हवा में नहीं था, लेकिन आज कोरोना को ये बोल कर कि हवा में फैल रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? बार बार नए नए बयान, नए नए स्टेटमेंट, नए नए तर्क, आखिर क्यों? सिर्फ गरीबों को डराने के लिए, उनके अंदर भय का माहौल पैदा करने के लिए, उनको घरों में कैद करने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा मोदी जी? इस देश का आम नागरिक जिसने आपको चुना है, आपको इसलिए बैठाया गया कि इस देश की राजनीति में आने के बाद आप इस देश को विकास की तरफ लेके जाएं, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएं, लोगों के लिए अच्छे अस्पताल बनाएं, शिक्षा का नया निर्माण करें कि बच्चे उससे ज्ञान हासिल करें। लेकिन आपने तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपको अस्पताल से लेना देना ही नहीं है। अगर 70 साल में कांग्रेस ने हॉस्पिटल नहीं बनाए होते तो आज एक भी आदमी ज़िंदा नहीं होता मोदी जी। और आपके जितने मिनिस्टर बीमार होते हैं सब उन्हीं अस्पतालों में इलाज कराते हैं जो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। तमाम वही स्कूल आज चल रहे हैं जो कांग्रेस के राज में बने हैं। आपने कोई नया नहीं बनाया, आपने कोई IT सेल नहीं बनाया, आपने कोई नए नए रिसर्च सेंटर नहीं खोले हैं। आगे 7 साल से आप सब इस देश को बेचने में लगे। आखिर क्यों? क्या कारण है कि आप इस देश को राजनीति में आने के बाद, PM बनने के बाद देश को बचाने की बजाय आप मंचों पर भाषण देते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सारे देश को खुद ही बेच दिया आपने। आखिर क्या दुश्मनी आपकी आम नागरिक से थी जो उसको बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी? अभी भी समय है मोदी जी, 2024 आने में बहुत वक्त है। संभाल लीजिए अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, कि लोगों के विकास के लिए काम करें। यूपी में लोगों को डराया जा रहा है आपके नेताओं के द्वारा, गंदी राजनीति की जा रही है। आपसे अनुरोध है, रैलियां बंद कर दीजिए, उससे कोरोना फैलता है। आप देश की तरफ देखिए, अगर एक राज्य में अगर आप नहीं जीतेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। एक अकेली महिला जिसके पीछे आपका पूरा बीजेपी का पूरा टीम पड़ा हुआ है, एक अकेली महिला से, क्या आप लोग इतने कमज़ोर हैं कि एक महिला से इतने लोग मिलकर लड़ाई कर रहे हैं? आपकी पार्टी की दुर्दशा यहाँ से दिखाई देती है कि आप लोग कितने कमज़ोर हैं, कितने बड़े जुमलेबाज हैं, कितने बड़े फेंकने वाले आप लोग हैं। अभी भी वक्त है मोदी जी, समझ जाइए, इस देश को संभाल लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला बच्चा आपको जीवन भर कोसता रहेगा। मैं राजेश जेम्स, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्रीय पार्टी, आप लोगों के दुख में, आपकी तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।